मान ले ये एक कंडक्टर है और इसमें कुछ चार्ज दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस में रिसाइड करेगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी देखा है कि यहाँ पर जो फील्ड बनेगा, इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा। इस तरह से किसी भी जगह पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के किसी भी पॉइंट में उस सरफेस में होगा नॉर्मल। चूँकि पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर की तरफ ड्रॉ किया। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता, नॉर्मली इनवर्ड्स होता। अब देखिए, आज हम लोग क्या पता करेंगे। हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है एक चार्ज्ड कंडक्टर में। तो सबसे पहले देखिए, ये चार्ज्ड कंडक्टर किसी भी रेगुलर शेप का नहीं है, इरेगुलर शेप का है। तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इसके सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गाउसेस थ्योरम का हेल्प लेना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा रीजन को कंसीडर करते हैं। बहुत ही छोटा सा रीजन को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। चलिए इसी को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रीजन, उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है। इसी रीजन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा सर्कुलर हिस्सा कंसीडर करेंगे। बहुत ही छोटा एक सर्कुलर हिस्सा कंसीडर करेंगे। चूँकि हम साइड से देख रहे हैं तो ये हमें एलिप्स की तरह दिखेगा, थोड़ा चपटा दिखेगा। ये सर्कुलर रीजन है। अब इस सर्कुलर रीजन का जो एरिया है, ये जो एरिया है बहुत छोटा रीजन है, तो ये एरिया जो है इसे हमने ds नाम दिया। अब क्या है, देखें यहाँ पर इसके सरफेस में ये जो ds सरफेस हमने कंसीडर किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऑब्वियसली ये नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। हमने कंसीडर किया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो नॉर्मली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, लेकिन वो नॉर्मल ही होता है इस सरफेस पे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसे E नाम दे देते हैं, और ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे n कैप नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो ds वेक्टर होगा, ये जो सरफेस वेक्टर है, ये ds वेक्टर हम कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड ds है और इसका डायरेक्शन जो है ये n कैप होगा। क्योंकि एक सरफेस एरिया जो है उसे वेक्टर की तरह जब हम ट्रीट करते हैं किसी सरफेस को, तो उसका डायरेक्शन होता है उसमें नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गाउसेस थ्योरम अप्लाई करना होगा। उससे पहले चलिए मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है, इस जगह पे छोटा सा रीजन है, तो इस जगह पे जो चार्ज है उस चार्ज का डेंसिटी जो है, उस चार्ज का डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये सिग्मा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना चार्ज सिचुएटेड है वो चार्ज सिचुएटेड dq नाम देते हैं इसे। दैट dq इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू जो सरफेस है वो। सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ सरफेस को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी ही होता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गाउसेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गाउसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल हम शेप का एनक्लोज्ड एरिया कंसीडर करेंगे। मतलब एनक्लोज्ड सरफेस, एक सरफेस, क्लोज्ड सरफेस हम कंसीडर करेंगे। ये उस सिलेंडर का बॉटम सरफेस हो गया, ये वाला जो है ये बॉटम सरफेस हो गया, और इसका टॉप सरफेस थोड़ा यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इसका टॉप सरफेस भी बनाते हैं। चलिए ऐसे, ये जो है इसका सिलेंडर का टॉप सरफेस हमने ऐसे बना लिया। तो गौर से देखें कि ये जो है इस सिलेंडर का बॉटम सरफेस है, ये इस सिलेंडर का टॉप सरफेस है, और साथ ही साथ ये जो है ये इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। सिलेंडर का 3 सरफेस, मेनली हम इसे 3 सरफेस में स्प्लिट कर सकते हैं, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और कर्व्ड सरफेस। तो फिर देखिए गाउसेस थ्योरम जो है ये हमें क्या बताता है। गाउसेस थ्योरम कहता है एक क्लोज्ड सरफेस में, यहाँ पर ये क्लोज्ड सरफेस होगा, ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, एक क्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बनता है
टोटल फ्लक्स को चलिए फाई नाम दे देते हैं और इस सिलेंडर का जो सरफेस है इसे एस नाम दे देते हैं, तो फाई एस जो है ये हो गया टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो होता है ये होता है वो उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, डी क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है जो कि इस सरफेस में सिचुएटेड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर ये जो है, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं या रिलेशन देख रहे हैं, दिस इज गाउसेस थ्योरम। इसी को हम यूज़ करेंगे, गाउसेस थ्योरम। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं टोटल फ्लक्स जो होगा इस सिलिंड्रिकल सरफेस का, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा डी क्यू के जगह पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी एस सरफेस एरिया इसे यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये हो गया इक्वेशन 1, इसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब देखें एक और तरीके से हम टोटल फ्लक्स को पता कर सकते हैं। ये जो टोटल फ्लक्स होगा इस सिलिंड्रिकल सरफेस का या सिलेंडर का, उसके सरफेस में एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू, इसका 3 सरफेस है, बॉटम सरफेस, सो बॉटम सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स प्लस इसके कर्व्ड सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स प्लस इसके टॉप सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स, बॉटम सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स और ये टॉप सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, तीनों को जोड़ दे तो टोटल फ्लक्स हमें इस क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब आप गौर करें, हमें पता है कि ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये वाला सरफेस जिसमें कि डी क्यू रिसाइड कर रहा है, उसका एक पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। हमें पता है कि एक चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अंदर के रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, दैट मीन इस बॉटम सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। सो यहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। अब और एक बात देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे नॉर्मल है इस तरह से, जब ये नॉर्मल होगा, इस तरह से ये नॉर्मल होगा, इसका मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कर्व्ड सरफेस को क्रॉस इस तरह से नहीं करेगा, फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा इस सरफेस पे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसे ये क्रॉस नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर ये भी ज़ीरो हो गया। अब टॉप सरफेस का फ्लक्स क्या होगा देखें, आप गौर करें, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये बहुत छोटा है। हमने बहुत ही कम हाइट वाला सिलेंडर कंसीडर किया, जितना कम हाइट पॉसिबल है मिनिमम से मिनिमम हाइट वाला सिलेंडर कंसीडर किया। मतलब यहाँ इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर वाले टॉप सरफेस के किसी भी पॉइंट में बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम मान सकते हैं कि ये जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, और साथ ही साथ चूंकि ये जो एरिया है ये ds के बराबर ही है और ds को हमने बहुत छोटा अज्यूम किया है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये टॉप सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जो कि E के बराबर है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत छोटा एरिया है। साथ ही साथ ये भी देख ले कि ये जो एरिया है जो कि ds है उसके बराबर ये टॉप सरफेस एरिया होगा, वो भी ds ही होगा, और साथ ही साथ इसका भी डायरेक्शन, टॉप सरफेस का भी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड मतलब इनकैप के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम कह सकते हैं इस सरफेस, टॉप सरफेस को भी हम ds वेक्टर नाम ही दे सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और डायरेक्शन भी उसी के बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के हर एक पॉइंट में E के बराबर है और ये सरफेस वेक्टर भी ds है, तो हम कह सकते हैं टॉप सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू E डॉट ds। हमें पता है कि ds सरफेस में जो फ्लक्स बनेगा वो होगा उस सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर डॉटेड विद वो सरफेस एज वेक्टर। अब यहाँ पर आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
और ds का डायरेक्शन दोनों ही n कैप है, ऐसे सिचुएशन में डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? ऐसे सिचुएशन में डॉट प्रोडक्ट हमें देता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हम क्या पता कर रहे हैं? टोटल फ्लक्स हमने पता किया। टोटल फ्लक्स पता करते हुए हमने देखा बॉटम सरफेस का फ्लक्स 0 है, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स 0 है और टॉप सरफेस का फ्लक्स हो रहा EDS। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या पता कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं EDS इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देखें ये जो ds है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप अपने किताब में यहाँ पर एक मॉड साइन देख सकते हैं। ये मॉड साइन रहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, कहाँ पर? इसके सरफेस में अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो भी आप उसे पॉजिटिव की तरह कंसीडर करें, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो भी उसे पॉजिटिव कंसीडर करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। अगर यहाँ मॉड रहे तो आप समझ जाइए कि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और आपको ये पता करना होगा कि इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, क्या ये नॉर्मली आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर या नेगेटिव चार्ज है, वो आपको पता करना होगा। वैसे अगर ये मॉड साइन आप हटा देते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये मॉड साइन हटाते साथ आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चलिए वही देखते हैं। तो इसके लिए मैं इस सरफेस को, जो सरफेस हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, छोटा सा सरफेस जो हमने कंसीडर किया था, उस सरफेस को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब अगर इस बॉडी पे चार्ज्ड कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर जो हमने सर्कुलर रीजन, छोटा सा सर्कुलर रीजन जिसका सरफेस एरिया ds है, वो जो कंसीडर किया था उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस सरफेस के किसी भी पॉइंट में, वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, मतलब वो n कैप के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके सरफेस में, इस कंडक्टर के सरफेस में, उस समय देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और एप्सिलॉन नॉट तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, तो फिर आपको E का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आपको पॉजिटिव मिलेगा, जो कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, इसके सरफेस में अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगा, और नेगेटिव आएगा मतलब इसका वैल्यू अगर नेगेटिव हो, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो, तो E का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए मैं इस एरो को नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आपको लगेगा कि सरफेस के अंदर गया हुआ है, तो मतलब इस पॉइंट, इन पॉइंट्स में, इसके सरफेस के अंदर पॉइंट्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो एरो है, इस एरो का टेल को आप देखिए, टेल कहाँ पर है? इस पॉइंट में है, तो टेल इस पॉइंट में है, मतलब इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो, अंदर वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये एरो यही बता रहा है कि इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सरफेस में इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से ऐसे अंदर की तरफ इसके सरफेस में आएगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा अगर आप इस मॉड साइन को हटा देते हैं तो। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे एज वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं। अब देखिए
कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज वेक्टर दैट इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड जो कि E होगा, जो कि यहाँ इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड है, और उसके साथ उसका जो डायरेक्शन है वो अपेंड कर दे। वो डायरेक्शन क्या होगा, वो एन कैप के डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब इसी को यूज़ करते हुए हम इस वाला ये वाला जो इक्वेशन है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड जो कि ये है, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ ये उसका डायरेक्शन। अभी आपको लग सकता है कि अगर मान ले कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसके सरफेस में, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, एन कैप के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला इक्वेशन वैलिड होगा? बिल्कुल होगा। आप गौर से देखें, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस समय ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन इस एन कैप के साथ मिलकर एन कैप का अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एन कैप का अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एन कैप जो कि इसका उल्टे डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये हर एक के लिए वैलिड होगा, चाहे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज रहे और पॉजिटिव चार्ज रहे, कुछ भी रहे। देखिए पॉजिटिव चार्ज रहे तो कोई डरने वाली या टेंशन वाली बात है नहीं, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली ई का डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में ही होगा, जो कि हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम गाउसेस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना होगा एक चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस में किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमें पता है, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और या फिर पॉजिटिव चार्ज रहे तो नेगेटिव चार्ज रहे तो इनवर्ड नॉर्मल होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम गाउसेस थ्योरम से ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला इक्वेशन रहा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि एक चार्ज्ड कंडक्टर है, एक चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस में हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होता है, ये हमें पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे इनवर्ड होता है, अगर नेगेटिव चार्ज रहे ये हमें पता है, और ये नॉर्मल होता है सरफेस पे, ये हमें पता है। साथ ही साथ हमें ये पता है कि एक चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट में चार्ज रहे अनचार्ज रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पोटेंशियल जो है ये कांस्टेंट होता है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें ऐसा लगता है कि मानो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज्ड कंडक्टर का शेप कुछ भी हो, हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इस सरफेस में हर एक पॉइंट में बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वो डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इर्रेगुलर शेप का हुआ बॉडी तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस सरफेस के उस रीजन के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। मतलब अगर इस तरह का बॉडी है तो फिर यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कर्वेचर जो है इसका रेडियस बहुत कम है। आप इसे अगर प्रोपगेट करें तो आपको एक छोटा सा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस बहुत कम है। इसे आगे बढ़ाते हुए अगर आप एक सर्कल बनाएं तो फिर आपको एक बड़ा सा सर्कल मिलेगा। मतलब इस रीजन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और इस रीजन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इर्रेगुलर बॉडी के लिए हर जगह पे बराबर नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह पे बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर रेगुलर शेप रहे, दैट मीन अगर 3 डायमेंशनली सिमेट्रिकल शेप रहे, जैसे कि स्फेरिकल बॉडी अगर रहे, तो उस केस में आप ये पाएंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है हर जगह पे बराबर होगा। लेकिन इर्रेगुलर शेप के लिए चार्ज डेंसिटी हर जगह पे बराबर नहीं होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं होगा, कहीं कम होगा तो कहीं ज़्यादा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।